नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ बचत क्लासेस। आज हम बात करेंगे फरवरी 2023 का जो पेपर था, वो बोर्ड पेपर जो है, वो बोर्ड पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वो बोर्ड पेपर था, सॉरी, वो पेपर जो यूनिवर्सिटी पेपर कहलाता है, वो यूनिवर्सिटी पेपर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये यूनिवर्सिटी पेपर सेट और किस तरह से इसका सॉल्यूशन रेडी होगा, हम डिस्कस करेंगे ये इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ 2.5 मार्क का क्वेश्चन होते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज एस लिमिटेड, जो है यहाँ पे कि एस लिमिटेड took over the business of Y Limited and total number of equity share and preference share of Y Limited of ₹10 each। उसका 30,000 और 8,000 दे रखा है। Preference shares of the Y Limited would be discharged at the 20% premium by issuing necessary number of preference shares। ये नई कंपनी के आपको प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, बदले में नेसेसरी नंबर्स। तो जो नंबर बनेंगे उसके हिसाब से 20% प्रीमियम से देना है। ओके। और जो है ₹10 फुल्ली पेड अप है। इक्विटी शेयर वाई विल बी नेसेसरी नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों की दे रखी है, ₹150 एंड ₹100 ऑफ एस लिमिटेड, सो रिस्पेक्टिव। तो कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, हमें बोला गया कि आप परचेज कंसिडरेशन करके दो। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप एंड तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट की इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों की दे रखी है, एस लिमिटेड और वाई लिमिटेड। देखो यहाँ पे एस लिमिटेड जो है वो हमारा यहाँ पे होल्डिंग कंपनी हो गया। ओके। और एक्स लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस, यानी वाई लिमिटेड हमारा सब्सिडरी कंपनी हो गया। तो हमेशा जब भी इंट्रेंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, तो रेशियो ऑफ सब्सिडरी कंपनी का फाइंड किया जाता है। तो सब्सिडरी कंपनी अबोव में लिखी जाती है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 150। तो हमारे पास हो गया सब्सिडरी का ₹100 और उसको डिवाइड कर दिया हमने 150 से। हमारे पास हो गया 100 डिवाइड बाय 150, तो 0.6666, यानी 0.67। इसका मतलब क्या हो गया कि सब होल्डिंग कंपनी जो हमारा एस लिमिटेड है, उसके एक शेयर के बदले में सब्सिडरी कंपनी के 0.66 शेयर लगेंगे। ओके। तो हम यहाँ परचेज कंसिडरेशन के लिए पहले इक्विटी शेयर लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो था, वो क्वेश्चन के अंदर देखे जाए तो यहाँ पे हमारे पास 30,000 इक्विटी शेयर थे और 8,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर थे। तो सबसे पहले हमने 30,000 इक्विटी शेयर के लिए कर दिया, तो 30,000 इंटू 0.666, तो हमारे पास हो गए 20,000 शेयर्स। और ये 20,000 शेयर्स के ऊपर हमने ₹10 प्राइस ले ली, तो हमारे 2 लाख के शेयर बन गए। ओके। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर का भी किया कि 8,000 शेयर्स थे, तो उसमें 0.666 दिया, तो 5,333 शेयर हो गए। और उसको हमने 10% यानी सॉरी 20% प्रीमियम से बोला गया था क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पे 20% प्रीमियम के हिसाब से बताया गया था। तो उसके हिसाब से हम देखें तो हमारा ₹12 बनता है, तो अमाउंट होता है 63,996। तो कुल मिला के 2 लैक्स प्लस 63,996, तो हमारा परचेज कंसिडरेशन हो रहा है 2,63,996। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो हमने बोला गया था यहाँ पे कि एच लिमिटेड जो है कि वो एक्वायर कर रहा है हमारा 3 लाख रुपीज का सब्सिडरी कंपनी की, जो 80% शेयर एक्वायर कर रहा है और 3 लाख रुपीज में एक्वायर कर रहा है, यानी ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए थी। ओके। द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हमारे पास 80,000 था। एक्यूमुलेटेड रिजर्व था। ओके। यहाँ पे जो बता रखा है ये हो गया हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एक्विजिशन लॉस वाज ₹50,000 वाज एसेट। अच्छा। देखो यहाँ पे आपका लॉस भी बता रखा है कि ₹50,000 का लॉस हो गया एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन लॉस हो गया, नहीं कैपिटल लॉस हो गया ये आपके पास। और रिजर्व था आपके पास, तो ये रिजर्व जो था वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, वही ओपनिंग बैलेंस कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपका 80,000 कैपिटल प्रॉफिट हो गया और 50,000 आपका कैपिटल लॉस हो गया। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कैलकुलेशन कैसे बनती है, तो आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया 80,000, और उसमें से कैपिटल लॉस हो गया हमारा 50,000, जो कि माइनस कर लेंगे कैपिटल प्रॉफिट में से कैपिटल लॉस, तो 30,000 रुपीज बचेगा। ये 30,000 के अंदर होल्डिंग का जो पार्ट है वो 80% शेयर है। तो 30,000 का 80% यानी 24,000 आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया। बाकी का क्या हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। अब हमें बोला है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी के अंदर आपने कितना इन्वेस्ट किया था। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था।
अच्छा, तो ये 3 लाख रुपए जो आपके पास है वो आपने लिख लिया। उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको माइनस कर देना है। आपको बोला गया था कि तो एस लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए, और इसका 80% होल्डिंग ने एक्वायर किया है, तो ये हो जाएगा 5 लाख का 80%, यानी कि 4 लाख रुपए। ओके, तो 4 लाख रुपए आपका ओरिजिनल कॉस्ट, और कैपिटल प्रॉफिट जो आपने यहाँ पे काउंट किया था 24,000, वो 24,000 भी यहाँ लिख देंगे। ओके, तो 3 लाख में से आपको 4 लाख और 24,000 दोनों माइनस कर देना। जब दोनों माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल रिजर्व 1,40,24,000 रुपए। अब हमें पता है यहाँ पे अगर आंसर जो है हमारा पॉजिटिव में आता है, 3 लाख में से 4,24,000 माइनस करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आता तो हम उसे गुडविल कहते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो 1,24,000 रुपए हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। अच्छा, तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या बनता है? ओके, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। तो कैश रिजर्व रेशियो होता है कि अंडर द सेक्शन 18 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, in order to prevent the banks from the including the credit creation, जब भी बैंक कोई भी क्रेडिट क्रिएशन करता है तो उसके अंदर लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, वो शेड्यूल बैंक हो या नॉन शेड्यूल बैंक हो, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन नॉट लेस देन 4% ऑफ द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये बैंक के पास जितना भी एफडी होता है उसे टाइम लायबिलिटी कहते हैं, और डिमांड लायबिलिटी का मतलब होता है जो बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखा रहता है या फिर करंट अकाउंट के अंदर रखा रहता है। तो आपका डिमांड डिपॉजिट हो गया। तो ये डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का टोटल अमाउंट जो है उसका 4% आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है कैश रिजर्व के तहत। इट्स कॉल्ड CRR in a form of cash reserve with the RBI. This is a powerful tool used for the central bank to exercise the rules. यानी रिजर्व बैंक क्या करती है, इसको अपना कंट्रोल रखने के लिए इसका यूज करती है, एंड टू ब्रिंग दैन प्रैक्टिस इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डी में कुछ क्वेश्चन था कि डिफाइन द टर्म पॉलिसीज एज स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के तहत जो अलग अलग पॉलिसीज थी वो आपको पॉलिसी के बारे में बताना है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा ट्राई किया है कि पॉलिसी क्या होती है। इट्स अ पॉलिसीज फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपके क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और इसके अंदर जो पॉलिसी होती है, एक तो होता है एंडोरमेंट पॉलिसी। एंडोरमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ये ऐसी पॉलिसी होती है कि जो पॉलिसी के अंदर द पॉलिसी विच मैच्योर ऑन द पॉलिसी होल्डर्स रीचिंग द सर्टेन एज। आप एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हो, जितने साल का आपने इंश्योरेंस लिया है वो पर्टिकुलर एज तक आप पहुंच जाते हो, या फिर आपकी डेथ हो जाती है। तो इन केस विच एवर इज अर्लियर, तो इंश्योर की डेथ या फिर उसका टर्म जो जितना डिसाइड किया है उससे दोनों में से जो पहला होगा वहां पे आपको पैसा मिल जाएगा। इसे कहते हैं एंडोलमेंट पॉलिसी। सेकेंड पॉलिसी होती है, उसमें भी विथ प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट होता है। विथ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होता है? दैट द पॉलिसी विच एंटाइटल अ पॉलिसी होल्डर इन एडिशन टू द गारंटेड सम पेएबल ऑन मैच्योरिटी। यानी आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वही कंपनी वही पैसों का यूज किसी गवर्नमेंट कंपनीज में करवा देती है तो उसमें आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। सो अ शेयर इन द प्रॉफिट मेड बाय द लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है उसमें भी आपको शेयर मिलेगा, उसे होता है विद प्रॉफिट पॉलिसी। और विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी से थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ये सम नहीं मिलने वाला कि जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने किया था। आपने जितने का पॉलिसी लिया था उतना ही अमाउंट मिलेगा, उसे कहता है विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। तो विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी द पॉलिसी विच और एंटाइटल अ पॉलिसी होल्डर टू गेट ओनली द फिक्स सम्स। ये 5 लाख की पॉलिसी तो 5 लाख आपको मिल जाएंगे एट द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, या फिर आप कह सकते हो कि डेथ विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद होता है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी क्या है? इट्स अ पॉलिसी विच मैच्योर्स ओनली द डेथ ऑफ द इंश्योरर। जब डेथ होगी तभी मिलेगा। आप सर्वाइव करेंगे आपने फिक्स टर्म, तो इसमें कोई टर्म डिसाइड नहीं होती। तो ये था हमारा चार यहाँ पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। उसके बाद हमें यहाँ पे अमालगमेशन का एक एग्जाम्पल है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट यहाँ पे है द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। दोनों की क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन के बैलेंस शीट मेंशन के नीचे पता चलेगा क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एग्री टू बी अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी। यहाँ अमलगमेशन का एक बढ़िया सा सम है।
कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड कंबाइन होकर नई कंपनी बना रही है जिसका नाम है एक्स वाई लिमिटेड। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन है। ये पहले इन्फॉर्मेशन में और लिखा था कि एग्रीड टर्म्स दोनों का बता रखा है कि 20 लाख और 10 लाख परचेस कंसिडरेशन डायरेक्टली दे रखा है लमसम, ओके। और पेबल जो है वो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर में। सेकेंड, वाई लिमिटेड के जो डिबेंचर्स है उसके बदले में नई कंपनी अपने एक्स वाई लिमिटेड 10% डिबेंचर्स अपने दे देगी। और जो रियल अमलगमेशन एक्सपेंसेस है वो अमलगमेशन एक्सपेंसेस 17,500 है जो कि एक्स वाई लिमिटेड बेयर करेगी। ओके, ये 3 एडजस्टमेंट्स दे रखी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, परचेज कंसिडरेशन दे रखा है तो हम उसकी जनरलिटीज लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एक्स वाई लिमिटेड के हिसाब से लिखी जाए तो हमने बिजनेस परचेज किया है एक्स और वाई का, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स टू लिक्विडेटर ऑफ वाई। दोनों का परचेज कंसिडरेशन जो दिया था वो हमने लिख लिया, कुल मिला के 30 लाख हो गया। अब सेकेंड एंट्री जो होती है उसके अंदर हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं कि जो भी एसेट्स हमारे पास थी, तो यहाँ पे जो भी एसेट्स आपके पास है ये सारी की सारी एसेट्स दोनों में टोटल करके हमें ले लेना। ओके, सारी एसेट्स यहाँ पे टेक ओवर करिए तो दोनों का यहाँ पे 2,97,000, ये 12,50,000 और 5 लाख, ये 17,50,000, यानी ये सब का टोटल कर लेंगे और इसको हम डेबिट कर लेंगे हमारी एंट्री के अंदर। सो 2,97,000, 17,50,000, 282, 11,81, 5,20,000 एंड 2,50,000 इंक्लूडिंग कैश हमें सब लेना है। अच्छा, इसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड्स पे जो हमारी लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज होती है, 2 ही लायबिलिटी लेंगे, डिबेंचर और क्रेडिटर्स। क्योंकि जो रिजर्व्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं, यानी वो अपनी सेलिंग कंपनी के होल्डर्स के पास चला जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ रहेगा लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, दैट इज डिबेंचर एंड क्रेडिटर्स। तो हमने क्या किया, इन दोनों का जो अमाउंट हमारे पास था वो दोनों अमाउंट हमने लिख लिया। डिबेंचर 2,75,000 और क्रेडिटर्स 3 लाख प्लस 1,30,000 दैट इज 4,30,000। तो इसको मिला के हमने यहाँ पे लिख लिया है कि डिबेंचर और 4,30,000। और जो फर्स्ट एंट्री में हमने बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट किया था वही अमाउंट 30 लाख से हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। तो हमने क्रेडिट कर लिया। अब क्या करेंगे, आप करेंगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल, यानी डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से हम ये क्रेडिट साइड का पूरा टोटल माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे 5,75,000 कम पड़ रहा है। तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। 2 तरह की मेथड होती है, एक परचेज मेथड होती है, दूसरा होता है मर्जर मेथड। जब भी कोई कंपनी पूरी असेट्स ले जाती है और विद अ कंप्लीट लायबिलिटी तो उसे हम मर्जर मेथड कहते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कैपिटल रिजर्व आप लिख सकते हो। अगर डेबिट में है तो गुडविल अकाउंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हैं 5,75,000 जो कि हमारा डिफरेंस आ रहा है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पुराने शेयर होल्डर्स है उसको हम एक्स को हमने एक्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को हमने जो 20 लाख उनका परचेस कंसिडरेशन था उसके अगेंस्ट में हमने उसको नई कंपनी के शेयर दे दिए, दैट इज इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, लिक्विडेशन ऑफ लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। यानी 20 लाख रुपए थे तो हमें 2 लाख शेयर देने पड़ेंगे 10 रुपीज के हिसाब से। अच्छा, वाई को भी दे देते हैं तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, 10 लाख रुपए उसका परचेस कंसिडरेशन था तो हमने उसको भी पेमेंट कर दिया। अच्छा, बोला था सेकेंड एडजस्टमेंट के अंदर कि नई कंपनी अपने क्या करेगी, जो भी डिबेंचर है वो वाई लिमिटेड के डिबेंचर के अगेंस्ट में नई कंपनी आपके नए डिबेंचर देगी 10% वाले। तो हमने पुराने डिबेंचर की जो अमाउंट थी उसके हिसाब से नए डिबेंचर बना दिए, 8% पुराने डिबेंचर वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर दैट इज 10% डिबेंचर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, ये एंट्री भी दे दी। और लास्ट में हमें बताया गया था कि क्वेश्चन के एक्सपेंसेस ऑफ 17,500 है वो नई कंपनी बायर करेगी एक्स वाई लिमिटेड। तो हमें एक नई कंपनी के बिहाफ पे हम अकाउंट्स लिख रहे हैं तो हमें तो लॉस हो गया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो ये 17,500 यहाँ पे कैश एंड बैंक डेबिट हुआ है। और यहाँ पे सेकंड एंट्री जो हमने बनाई थी वो 5,75,000 क्रेडिट हुआ है। तो इसको हम लाइक जब बैलेंस शीट पे लिखेंगे तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं फिर। तो इसके अंदर बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी, तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी। हमारे पास कंपनी फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट बना रखी है। इक्विटी शेयर्स फॉर होल्डर्स फंड बना रखा, उसमें इक्विटी शेयर्स 2 लाख शेयर हमने एक्स लिमिटेड को दिए थे और 1 लाख शेयर हमने वाई लिमिटेड को दिया था। कुल मिला के हमारे पास 30 लाख रुपए हो जाएंगे 3 लाख शेयर के।
यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में 5,75,000 जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, उसमें से 17,500 हमने पे कर दिया है। तो ये हम माइनस करके बाकी का लिख देंगे 5,57,500। अच्छा, ये सब लिखा कहाँ से जाएगा? तो ये जो हमारी सेकंड वाली एंट्री है उसमें से ज्यादातर सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, तो ये जहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया। ओके, अब नए डिबेंचर 8% के बदले में हमने नए डिबेंचर दे दिए 10% वाले, तो वो 10% वाले डिबेंचर भी हम लिख लेंगे। तो 10% वाले डिबेंचर हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डिबेंचर लिख दिए, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर लिख दिया, और हमने कर दिया टोटल। तो हमारी टोटल हो रही है 42,62,500। ये हो गया हमारा टोटल। अब एसेट्स की बात करेंगे तो वो भी हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री जो हमारे पास था उसमें से जो भी हमने डेबिट एंट्रीज दी थी वो सारा लिख लेंगे। दैट इज द लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश। स्टॉक, डेटर और कैश जो है वो तीन हमारा करंट लायबिलिटी में जाएगा, ऊपर वाला तीन हमारा फिक्स एसेट्स में जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जो असेट्स अकाउंट था उसमें देख लिया, असेट्स में हमने तीन और टेंजिबल असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर लिख दिया, जो कि बुक वैल्यू में हमारी सेकंड एंट्री में था। इन्वेंट्रीज दैट इज स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश, तीनों के तीनों हमने करंट लायबिलिटी में, करंट असेट्स में किया। अच्छा, कैश में वही 17,500 हमने पे किया था तो माइनस करना पड़ेगा, तो हमने माइनस कर लिया। और असेट साइड का भी टोटल लिख दिया 42,62,500। हमारा बैलेंस शीट मैच कर दिया। ओके, बैलेंस शीट मैच करता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारे बैलेंस शीट मैच करेगी, 15 नंबर के हमारे पक्के। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था जो कि हमने किया। इसका और वाला क्वेश्चन भी हमने किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि सर हमने ये चैप्टर तो नहीं किया, हमने उसके ऑप्शन वाला चैप्टर कर दिया था। तो हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आपको, वो भी दिखा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम इसमें से काट देंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो AB Limited decide to implement the following schemes of the reconstruction duly approved by the court। ये भी एक छोटा सा सम है, आपको इसके अंदर भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, और आपको एंट्रीज देना है और नई बैलेंस शीट बना देनी है। देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बोला गया था कि द प्रेफरेंस शेयर्स जो है आर रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 5 रुपीज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स जो यहाँ नीचे बैलेंस शीट बता रखी है उसमें थे 40,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 10 रुपए वाले। ओके, तो हमने उसको क्या कर दिया, 5 रुपए करने के लिए बोल दिया है, तो हमारा 5 रुपए तो बच गया। तो हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, जो 40,000 थे उसके अंदर बना दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर ही, लेकिन 5 रुपए के हिसाब से, यानी 2 लाख का हो जाएगा। बाकी का जो 2 लाख बच गया वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। याद रखना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सॉरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज होती है कि आपको जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर क्रेडिट कर देना है, और जब भी लॉस होगा आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर देना है। अच्छा चलो, सेकंड एंट्री में क्या बोला गया था? तो सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर के लिए थी कि इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड ऑफ ₹2.5 शेयर। फुल्ली पेड शेयर आपको ₹2.5 का कर देने थे, तो हम 7.5 रुपये बच गए हमारे। तो यहाँ पे हमने 40,000 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज ईच, 4 लाख के जो हमारे पास थे उसको हमने कर दिया कि हमारा हो गया इक्विटी शेयर 40,000 शेयर ₹2.5 के, 1 लाख रुपए के। बाकी का 3 लाख हमने डाल दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, जो कि हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद बोला गया था कि भाई जो क्लेम है, दैट इज क्लेम ऑफ द सैलरी क्रेडिटर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 20%। 20% आपको कम पे करना है, तो आपके क्रेडिटर्स भी बच जाएंगे। अच्छा चलो, क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे क्रेडिटर्स जो थे वो कुल 50,000 रुपए के थे, उसका हमने 20% निकाल दिया, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। देखो यहाँ हमने इंक्रीज दे रखी है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 10,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया, तो क्रेडिटर्स हमने डेबिट करके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से देखिए तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है कि हमने लीज होल्ड प्रेमाइसिस रिटर्न ऑफ बाय 27,000, स्टॉक जो है 14,000 से रिटर्न ऑफ करना है, डेटर्स 6,000 से, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से, और पेटेंट 76,500। यानी सब सारी असेट्स ही है हमारे पास, और सारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमें लॉस ही होने वाला है। तो हमने यहाँ पे कंबाइंड एंट्री दी थी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, लॉस होने वाला है तो लिख दिया था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट।
लीज होल्ड में 27,000 कम हो गए क्योंकि हमें बोला गया था कि भाई 27,000 से कर लो। स्टॉक रिटर्न ऑफ बाय 14,000, तो उसको हमने 14,000 से इफेक्ट दे दिया। डेटर्स को 6,000 से कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी 16,000 और पैटेंट जो था 76,500। कुल मिला के 1,39,500 हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लॉस कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, that is amount available if any is to be utilized toward the writing of the discount, goodwill and profit and loss account। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बैलेंस शीट के अंदर एक तो गुडविल दे रखा था 35,000 रुपये, उसको राइट ऑफ करने के लिए बोला है, पैसा अवेलेबल है। तो पीएनएल अकाउंट का जो लॉस बता रखा है यहाँ पे, एक है 500 रुपये का लॉस, वो भी आपको करना है, सॉरी 500 रुपये का नहीं है, 3,31,500 रुपये का है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू है वो 4,000 रुपये। तो देख लेते हैं उसके अंदर, उसके लिए हमने यहाँ पे एंट्री दे रखी है, लेकिन ये एंट्री देने से पहले हमें यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना देना चाहिए ताकि हमारे पास बैलेंस पता चल जाए। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी डिस्काउंट ये था, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, इक्विटी शेयर में 3 लाख का हो गया, क्रेडिटर्स में 10,000 बच गए, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो गया। लीज होल्ड में 27,000, 4,000 रुपये डिस्काउंट रिजर्व गुडविल का ये सब हमारा हो गया था। तो हमारे पास पैसा बचता था, यहाँ पे हमने डायरेक्ट 2 एंट्री दे लिखी है, तो वो भी लिखनी होती है। और जो कि हमारा डेटर्स या स्टॉक का था, जो कि यहाँ पे है हमारे पास 14,000 एंड 6,000, वो नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो हमें क्या किया, यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हम कर देंगे राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और गुडविल दोनों से। ओके, ये दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे इजीली हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 4,000, 35,000 और 3,31,000, ये तीनों के तीनों यहाँ पे हमने। यहाँ पे जो हमारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी वगैरह सब था, लीज होल्ड 1,39,500 कैपिटल रिडक्शन में, तो यहाँ पे मैंने लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा कर देते हैं ईटीसी करके। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज 1,39,500, यहाँ जाएगा 1,39,500। तभी जाके हमारा बैलेंस भी करेगा, क्योंकि बैलेंस हो रहा है 5,10,000 से। ओके, तो कोई गलती नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है और कोई उसके सिवा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गुडविल भी हमने लिख दी, या फिर पीएनएल अकाउंट भी वो भी राइट ऑफ कर दिया, और डिस्काउंट भी राइट ऑफ कर दिया 4,000। तीनों के तीनों हमने राइट ऑफ कर दिए, और यहाँ पे एंट्री दे दी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर टू गुडविल टू प्रॉफिट। ये सब हो जाने के बाद आपको अब नई बैलेंस शीट बनानी है। तो नई बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट कुछ हमने इस तरह से बनाई है। ओके, कि सबसे पहले लायबिलिटी साइड से यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी शेयर जो हम बात कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर जो हमारे पास 4,00,000 रुपए के थे, 3 लाख का प्रॉफिट करके बाकी का 1,00,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 रुपए के हिसाब से हमारा इक्विटी शेयर हो जाएगा। ये जो हमारे पास था 7.5 रुपए का बना के हमने 40,000, सॉरी 40,000 प्रेफरेंस शेयर 7.5 रुपए के कर दिए थे, यदि वो 3 लाख के हो जाएंगे। तो दोनों हमने लिखे हुए हैं, दैट इज 1 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर फॉर 2 lakhs। ओके, प्रेफरेंस शेयर देखो आपने कैप एंट्रीज के अंदर भी लिखा हुआ था कि कैपिटल यहाँ पे आपने जो प्रेफरेंस शेयर से आपके पास 2 लाख के थे, 4 लाख की जगह 2 लाख हो गए थे, तो हमने 2 लाख लिख लिए। और इक्विटी शेयर में हमारे पास इक्विटी शेयर 1 लाख के हो गए थे, तो 1 लाख लिख दिया। ये कुल मिला के हमारे पास 3 लाख के हो गए, तो हमने यहाँ पे 1 लाख और 2 लाख लिख लिया है। कोई रिजर्व वगैरह पड़ा नहीं है हमारे पास अभी। देखो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स थे और बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमारे पास था, वो क्रेडिटर्स थोड़े कम कर दिए थे और क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज था। एज इट इज हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स जो थे कम कर दिए 40,000 रुपए के, और ओवरड्राफ्ट एज इट इज, तो हमारा टोटल होता था 3,82,000। अच्छा, बात करेंगे एसेट साइड की। तो एसेट साइड के अंदर हमने क्या किया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी में राइट ऑफ करना था, तो वो राइट ऑफ करवा दिया। मशीनरी के अंदर भी हमने राइट ऑफ किया था, बोला था यहाँ पे कि आप इसकी कीमत कम कर देना। ये सारी चीज़ें जो कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में 27 से कम कर देना था, स्टॉक में कम करना था, तो ये सारे माइनस करने के बाद हमारे पास 98,000 की लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। प्लांट एंड मशीनरी की थी जो 64,000 का है। पेटेंट हमने राइट ऑफ करने के बाद बाकी जो बचे वो यहाँ पे लिखे हुए। इसी तरह से स्टॉक, डेटर्स और कैश भी, तो हमारा इसका टोटल भी आ रहा है 3,82,000, जो कि हमारा लायबिलिटी का टोटल भी था। तो इसके हिसाब से हमारा बैलेंस शीट कंप्लीटली टैली हो रहा है। तो ये भी कंप्लीटली हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब यानी क्वेश्चन नंबर 2 अब आता है होल्डिंग के बारे में।
तो होल्डिंग कंपनी का जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से देखा जाए तो हमने क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या था, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होता है। इसके अंदर नॉर्मली होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट होती है और उसका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना होता है, और दूसरा होता है होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका भी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे। तो बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो देखो यहाँ पे आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे इधर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं एक बार। जब तक आप सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में क्या। तो आराम से एग्जाम देने से पहले जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो तब आप पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। भले ही 2 मिनट वेस्ट हो जाएगा आपका, लेकिन आपको समझ में सही से आ जाएगा। फर्स्ट देखा है कि एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स एट 3 रुपीज प्रीमियम ऑन 31/7। तो 31/7 हमारे पास आ गया रेट ऑफ एक्वाइजेशन, 80% एक्वायर किया हुआ है और जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 रुपए के प्रीमियम से किया हुआ है। ओके, ऑन 1/4 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था वो डेबिट बैलेंस 1,20,000 बता रहा था, जबकि जनरल रिजर्व आपका नील बता रहा था। ऑफकोर्स आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस बता रहा है तो इसका मतलब कोई रिजर्व में तो कुछ जाने वाला नहीं था। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स जो है 80,000 के थे, वो गुड्स परचेज किया था क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया था, गुड्स परचेज किया था सब्सिडरी कंपनी के पास से। तो 80,000, तो 80,000 तो क्रेडिटर्स और डेटर्स में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आ जाएगा, और उसमें से 60% जो था वो नहीं बिका है, जिसके ऊपर हमने 20% प्रॉफिट लिया है, तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन बनता है। अच्छा, ये हम भी कैलकुलेशन कर लेंगे। और लास्ट वाला जो है वो डिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स है। तो यहाँ पे लिखा है कि मशीनरी की जो थी उसकी वैल्यू 1/4 को 7,50,000 रुपये, उसका डिवैल्यूएशन किया 7,80,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट ऑफ एक्विजिशन 31/7। इसके हिसाब से हमें प्री कंस्ट्रक्शन सॉरी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हमें डिसाइड करना होगा। तो 1/4 टू 31/7 जो था वो 3 महीने हो गए, सॉरी 4 महीने हो गए, 31/7 है। तो 4 महीने हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड है और बाकी के 8 महीने हमारा पोस्ट एक्विजिशन। तो इसका अगर हम रेशियो बनाना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 1:2। 1:2 जो है हमारा एक्विजिशन। अच्छा, सेकंड कैलकुलेशन होता है शेयर ऑफ होल्डिंग। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड की बात करें तो 70,000 शेयर्स, उसमें से हमने 80% एक्वायर किया, यानी कि 56,000 शेयर्स एक्वायर किया, जबकि अदर शेयर्स है, माइनॉरिटी का शेयर है, जिससे 20% होता है, यानी 14,000 शेयर। अब कैलकुलेशन करते हैं हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की। ओके, तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के बारे में देखा जाए तो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था एडजस्टमेंट में 7,50,000 रुपये। हम देख सकते हैं कि जो 7,50,000 रुपये जिसका वैल्यू था 1/4 को, उसका रिवैल्यूएशन हमने 7,80,000 किया। आप देख सकते हो कि ये मशीनरी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना दिखा रहा है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख दिखा रहा है। ओपनिंग बैलेंस 7.5 लाख है जो कि यहाँ पे मेंशन किया है, और क्लोजिंग बैलेंस आपका 6 लाख है। इसके हिसाब से देखा जाए तो आपको 1.5 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएशन हो जाएगा। तो 7,50,000 में से 6 लाख क्लोजिंग बैलेंस के लिए तो हमारा 1.5 लाख रुपए डेप्रिशिएशन हो गया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर में शुरू करें तो 20% होता है। तो हमने 20% डेप्रिशिएशन। अब काउंट करते हैं प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड में क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करना है कि प्री पीरियड की ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 7.5 लाख। अब प्री पीरियड का डेप्रिशिएशन जब हमने काउंट किया 4 महीने का 7.5 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से, तो हमारा डेप्रिशिएशन प्रायर पीरियड का बन रहा है 50,000 रुपये। तो ये 50,000 डेप्रिशिएशन में माइनस कर लिया तो हमारी बुक वैल्यू बन जाएगी 7 लाख। जो 7 लाख की बुक वैल्यू थी उसका हमने रिवैल्यूएशन किया है 7,80,000, तो 80,000 का प्रॉफिट है जिसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। ओके, सेकेंड साइड पोस्ट पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें डेप्रिशिएशन जो अब तक चार्ज किया है, देखो पूरा है 1.5 लाख रुपए, है ना। तो 1.5 लाख में से 50,000 प्री पीरियड का था, तो इसका मतलब लाख रुपए पोस्ट पीरियड का हो गया। उसमें से डेप्रिशिएशन और रिवैल्यूएशन काउंट करना पड़ता है। अब देखो पोस्ट पीरियड के थे 8 महीने, तो 7,80,000 के हिसाब से 20% के हिसाब से 8 महीने का 20% हमने पहले डिसाइड किया था, तो इसके हिसाब से डेप्रिशिएशन बन रहा है 1,04,000। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू लॉस 4,000 रुपये का। ओके, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन उसका असेट्स के बाद। अब आगे जाते हैं कैपिटल रेवेन्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें तो हमने कैपिटल रेवेन्यू का एक टेबल बनाया है। ये रहा हमारा कैपिटल रेवेन्यू का टेबल।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल हमारा 1,20,000 का लॉस दिखा रहा है। ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा कैपिटल में जाता है, तो हमने 1,20,000 कैपिटल में किया। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं, तो उसको 0 कर दिया है। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर हमारा कितना हो गया, एंड ऑफ द ईयर हमारा प्रॉफिट देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट के अंदर आपका पीएनएल अकाउंट क्या मेंशन कर रहा है, मतलब सब्सिडरी कंपनी का 2 लाख रुपए प्रॉफिट बता रहा है ना। अगर शुरुआत में 1,20,000 का लॉस और एंड में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, इसका मतलब हो गया कि करंट ईयर में आपने अच्छा खासा 3,20,000 का प्रॉफिट बनाया। तभी 1,20 में से 3,20,000 माइनस करोगे तो 2 लाख का क्लोजिंग बन जाएगा। ये जो है हम 1:2 में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये पूरे साल का है। तो हमने 1,06,667 और 2,13,333 हमारे जो टाइम रेशियो था 4 महीने, और प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन 8 महीने, यानी 1:2 के बारे में। उसके बाद जनरल रिजर्व का देख लेते हैं। तो जनरल रिजर्व के बारे में यहाँ पे देखो, जनरल रिजर्व का 70,000 बैलेंस दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब शुरुआत में तो 0 था, नो बैलेंस, यहाँ मेंशन किया था कि देयर इज नो बैलेंस, और आखिर में 70,000, तो पूरे का पूरा करंट ईयर का ही होगा। तो हमने यहाँ पे पूरे का पूरा 70,000 ट्रांसफर जनरल रिजर्व लिख दिया। 1:2 में 4 महीने और 8 महीने के हिसाब से। मशीन का रिवैल्यूएशन हमने किया, तो वो कैपिटल प्रॉफिट 80,000 हमने लिख दिया, और एडिशनल डेप्रिसिएशन 4,000 था, वो रेवेन्यू में लिख दिया। यानी ये दोनों को सबको मिलाया कैपिटल का और रेवेन्यू का टोटल किया, तो हमारा कैपिटल का प्रॉफिट आ रहा है 90,000। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे 80% हमारा होल्डिंग का है, यानी 90,000 का 80% 72,000, और बाकी का 20% सब्सिडी का, यानी 18,000। रेवेन्यू की बात करें तो 2,56,000 का प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से 80% होल्डिंग का है और बाकी का 20% सब्सिडी का है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमने किया है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन एज लिमिटेड आपने 56,000 शेयर्स लिए थे, 3 रुपए प्रीमियम में लिए थे, वो भी मेंशन किया था फर्स्ट एडजस्टमेंट एट द प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। ओके, 80% शेयर्स एक्वायर किए थे 3 रुपए के प्रीमियम में। 10 रुपए का शेयर था तो आपने 13 रुपए में लिया था, तो हमने 13 रुपीज यहाँ के हिसाब से कैलकुलेशन करके लिख दिया। ओके, तो वो 13 रुपीज के हिसाब से, उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी 56,000 शेयर इंटू 10, यानी 5,60,000 रुपये हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ है। ओके, ये माइनस कर दिया, और उसमें से कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग यानी 72,000 हमने लिख लिया, जो कि यहाँ पे आता है। ये 7,28,000 में से 5,60,000 भी माइनस करना है और 72,000 भी माइनस करना है, तो आपके पास प्लस में आंसर आ रहा है 96,000, जो कि हो गई आपकी गुडविल। अगर ये माइनस में आता तो हम कैपिटल सो में लेकर आते। अच्छा, ये होगी हमारी गुडविल। अब कैलकुलेशन करते हैं अदर शेयर, दैट इज माइनॉरिटी शेयर। ये गुडविल हम बैलेंस शीट में लिखा देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी अदर शेयर जो था, 70,000 शेयर में से 56 हमारे पास था, 14,000 आउटसाइड के थे। उसके हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से उनकी कीमत हो जाती है 140। कैपिटल प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों हमें यहाँ पे जो मिला था, दोनों का दोनों हमने यहाँ पे ऐड कर दिया माइनॉरिटी। तो कुल मिला के माइनॉरिटी 1,40,000 प्लस 18,000 प्लस 51,200, तो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है 2,09,200 रुपये। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब बात करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में। उसके लिए वापस एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं। एडजस्टमेंट कुछ इस तरह की थी कि हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया था कि 80,000 का गुड्स हमने सेल किया, उसमें से 60% तो माल बिका ही नहीं था, यानी अनसोल्ड था। तो पहले तो वो कैलकुलेशन कर लेते कि 60% माल क्या है। तो 80,000 का 60% यानी कि 48,000 का गुड्स तो बिका ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। उसमें से बताया था कि भी हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो 20% ऑफ अबाउ द कॉस्ट है, यानी अगर 100 रुपये कॉस्टिंग होगी तो आपने 120 में बेचा होगा, है ना, तो हमारा 20 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने काउंटिंग किया है कि 48,000 के अंदर अगर 120 के हिसाब से 48,000 मिलता है, तो 20 रुपये यानी हमारा प्रॉफिट के पोर्शन में कितना अमाउंट आएगा, तो दैट इज 48,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120 किया, तो हमारे पास 8,000 रुपये अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। अब ये था हमारी सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा। अब जब भी सब्सिडरी टू होल्डिंग होता है, हमें हमारा पोर्शन यानी 80% और 20% निकालना पड़ता है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल होल्डिंग टू सब्सिडरी होगा, होता सपोज होता, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने गुड्स सब्सिडरी कंपनी को बेचा होता,
तो ऐसे केसेस के अंदर हमें ये 80-20 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे का पूरा प्रॉफिट हमारा ही होता है। सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो सब्सिडरी कंपनी जो है उसका 20% शेयर आउटसाइडर्स का है, तो हमें प्रॉफिट में से भी 20% प्रॉफिट आउटसाइडर्स को देना पड़ेगा। तो हमने इसका 8,000 का निकाल दिया, तो 80% होता है 64,000, 6400 सॉरी। तो ये 6400 हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा, उसकी हम एंट्री देंगे। अब बात करेंगे पूरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पूरी बैलेंस शीट थी, तो वो बैलेंस शीट हम पहले निकाल के रखते थे। इक्विटी शेयर सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लिया जाएगा, सब्सिडरी का शेयर नहीं लिया जाता। जनरल रिजर्व आपको लेना है तो वो भी होल्डिंग का लेना है। ओके, तो ये दोनों हमने लिख लिया है पहले। तो देख सकते हो आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि 10 लाख रुपए हमारा इक्विटी शेयर ले लिया, और 7 लाख रुपए जो हमारे पास सब्सिडरी कंपनी का जो था वो यहाँ पे जनरल रिजर्व हमने लिख लिया। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा 6 लाख रुपए बता रहा था। ओके, और ये 6 लाख रुपए जो हमारा प्रॉफिट था उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा कैपिटल प्रॉफिट ऐड कर देंगे, यानी 6 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट इसके अंदर हम ऐड कर दिए 2,04,800 की, जो भी हमने कैलकुलेशन कैपिटल रेवेन्यू में मिला। और जो अनरियलाइज प्रॉफिट अभी अभी हमने काउंट किया था 6,400 रुपए, वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास अमाउंट हो रहा है 7,98,000 प्लस 7 लाख यानी 14,98,000 हमारी टोटल रिजर्व सरप्लस होगी। अब लायबिलिटी के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखो लायबिलिटी में और कुछ, ये करंट लायबिलिटी थी हमारे पास, और कुछ तो था ही नहीं लॉन्ग टर्म वाला। तो लॉन्ग टर्म में डैश करके करंट लायबिलिटी थी, तो इस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डैश कर दिया। करंट लायबिलिटी में बिल्स पे पर लिख दिया एच का 0, एस का 80,000, और ये 80,000 हमने बाहर निकाल दिया। साथ साथ में हमने क्रेडिटर्स भी दिखाने हैं, लेकिन क्रेडिटर में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। तो होल्डिंग कंपनी का हमने लिखा हुआ है 2 लाख रुपए, तो सब्सिडरी का देखा था 1,20,000, वो दोनों लिख लिया। और जो हमने गुड्स बेचा था 80,000 रुपए का, हम देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर वापस से थर्ड एडजस्टमेंट जो हमने बेचा था कि दैट इज सन्वी क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 20,000 परचेज फ्रॉम एसेट। ओके, तो ये भी 80,000 हमारा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कहलाएगा, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 80,000 माइनस करके बाकी का 2,40,000 लिख दिया आउट ऑफ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, तो 2,09,200 लिख दिया, और हमारे बैलेंस शीट का टोटल आ गया दैट इज 30,27,600। असेट साइड की बात कर लेते हैं। तो असेट साइड के अंदर यहाँ पे आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लिया, वो गुडविल आ गई, वो लिख लिया। अच्छा, असेट साइड के अंदर बैलेंस शीट में देखे जाए तो क्या करेंगे, लैंड बिल्डिंग, बिल्डिंग को प्लस कर लेंगे, मशीन को प्लस कर लेंगे। लेकिन मशीन के अंदर क्या है, हमारा रिवैल्यूएशन है, तो हम रिवैल्यूएशन भी देख लेंगे उसके अंदर। तो हमने देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को प्लस करके लिख दिया। मशीन के अंदर होल्डिंग का जो था वो एज इट इज, सब्सिडरी का हमने रिवैल्यूएशन किया था, तो उसमें कैपिटल प्रॉफिट ऐड कर दिया, और रेवेन्यू एडिशनल एप्रेशन माइनस करके 5 लाख, और ये हो जाएगा आपका 6,80,000 माइनस 4,000, तो आपका हो जाएगा 6,70,406,000, और ये 5 लाख यानी फुल लैख तो हो गया, टोटल हो गया 11 लाख, 11,76,000। अच्छा, ये दोनों को मिला दिया 96,000, तीनों को मिला दिया 7 लैक्स, और 11,76,000, तो हमारा टोटल फिक्स एसेट्स हो गया 19,70,000। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट ये 10 लाख जो है वो हम ले लेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड हमने किया था वो माइनस कर देना सर। तो ये 10 लैक्स ले लेंगे, और ये 1,25,000 भी ले लेंगे। लेकिन 10 लाख में से हमने जो सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, हमने 3 रुपए वाले शेयर लिए थे 80%, है ना। तो 80% शेयर में जो इन्वेस्ट किया था वो इसमें से माइनस कर देना 10 लैक्स में से। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है। तो 10 लैक्स का जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, ओके सॉरी, उसमें से हमने माइनस कर लिया, तो बाकी का बच गया 2,72,000। सब्सिडरी का 12,50,000। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुल मिला के हो गया 15,22,000। अच्छा, तो ये हमने इन्वेस्टमेंट लिख दिया। उसके बाद है यहाँ पे हमने जो लिख दिया है, यहाँ पे 1 लाख, तो सॉरी गलती हो गई है यहाँ पे, शायद 1,25,000। तो 1,25,000 है आपका, 1,25,000, तो शायद गलत हो गया।
और 272 प्लस 1,25,000 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा दैट इज अराउंड 3 lakhs, 7 + 2 9 और 5 + 2 7, 3,97,000। और फिर आपका करंट असेट्स के बारे में बात करेंगे तो करंट असेट्स आपके पास जो है यहाँ पे वो डेटर्स थी, डेटर्स 84 + 70,000, दोनों को लिख के इंटरकम में माइनस करना है तो इंटरकम डी माइनस के लिए तो 74,000 हो गया। बिल्स रिसीवेबल आपके पास है 90,000, स्टॉक जो आपके पास था वो स्टॉक लिख लिया और कैश इन बैंक लिख लिया। स्टॉक के अंदर आपको वो अनरियलाइज प्रॉफिट का एंट्री देना है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो स्टॉक के अंदर आपने होल्डिंग सबसे लिख दिया और अनरियलाइज प्रॉफिट 6400 माइनस करके बाकी का अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट। कैश इन हैंड भी हमने जो था वो लिख दिया और फिर मिला के हमारे पास आ रहा है आउटर कॉलम का जो टोटल है वो रहा है 30,27,600, जो हमारा ऑलरेडी लाइबिलिटी साइड का था 30,27,600। तो ये हमारा होल्डिंग का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, यानी हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 2 भी हमारे पास हमने रेडी करके रखा हुआ है आपके लिए, लेकिन उसका हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और ये वीडियो देखा है, आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी देखना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे।